He supported us in every way. He motivated us. He was very clear with the objective of how to crack gate and what are the things you will face hurdles, what kind of hurdles you will face in life regarding the examination and after examination, going to interview, going for MTech or whatever you think. He was very helpful in every way. He is a very good person, a great mentor, a great teacher. Refrigeration cycles. Refrigeration cycles. इनमें से कौन सी साइकिल रेफ्रिजरेशन साइकिल को रिप्रेजेंट कर रही है? आराम से देख के आंसर दो। बहुत पहले अपन इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है हीट पंप, क्या होता है हीट इंजन, क्या डायरेक्शन होता है हीट इंजन का? तो रेफ्रिजरेशन साइकिल का क्या होगा? रेफ्रिजरेशन साइकिल का क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन कौन सी साइकिल इसमें रेफ्रिजरेशन साइकिल को रिप्रेजेंट कर रही है? ये है रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये है आपका हीट इंजन, और ये है रेफ्रिजरेशन और हीट पंप, जो भी आप इसको कहना चाहो। चलिए, साइकिल वन जो है वो हमको पता है रेफ्रिजरेशन साइकिल है। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि इसमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ मिलेगा, कौन से प्रोसेस में? 1 से 2 या 2 से 1? 2 से 1 में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज ऑब्टेन्ड, हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑब्टेन्ड इन प्रोसेस वेयर एंड
एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस, जहां पे एंट्रोपी सब्सटेंस की इंक्रीज होती है वहां पे मेरे को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है। तो साइकिल 2 में मेरे को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहां मिलेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। साइकिल 2 में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो एक हीट इंजन की साइकिल है जहां पे हीट हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में ट्रांसफर हो रही है और बीच में नेट वर्क हो रहा है। और रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, हीट लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे जाती है और बीच में वर्क मेरे को करना पड़ता है। वेरी गुड। चलो, साइकिल 3 में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहां मिलेगा? 2 से 3 में एंट्रोपी बढ़ रही है और अगेन 3 से 1 में बढ़ रही है, तो ये दोनों प्रोसेस पे मेरे को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा। हीटिंग इफेक्ट निकालना हो तो जहां पे एंट्रोपी घटेगी वहां पे हीटिंग इफेक्ट मिलेगा, यानी कि 1 से 3 में हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। राइट। चलिए, पहले की कुछ चीजें हैं उसको अपन रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर? डिजायर्ड इफेक्ट क्या है अगर रेफ्रिजरेटर है तो? डिजायर्ड इफेक्ट होता है रेफ्रिजरेटर के लिए कि लोअर टेम्परेचर से कितना हीट निकला, दैट इज, उसी को हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन डब्ल्यू। राइट। तो सीओपी इक्वल टू आर ई अपॉन डब्ल्यू। अगर ये रेफ्रिजरेटर रिवर्सिबल है तो इसकी सीओपी को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर ये रिवर्सिबल हाँ, क्या, कितना? T2 अपॉन T1 माइनस T2। अगला क्वेश्चन, क्या हर रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर का एफिशिएंसी T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2 होगा? क्या हर रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर का एफिशिएंसी T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2 होगा? नहीं होगा। ये रेफ्रिजरेटर जो काम कर रहा है ये दो रिजर्वायर के बीच में बात कर रहा है ये, तो ये एक्चुअली जो एफिशिएंसी है वो रिवर्स्ड, ये जो सीओपी है ये है रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी, रिवर्स कार्नोट साइकिल। यहां पे अगर मेरे को सीओपी निकालना है तो T2/T1 का फॉर्मूला मैं यहां पे अप्लाई नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब कार्नोट साइकिल होगी। कार्नोट साइकिल मतलब क्या, साइकिल बनेगा एक क्या, साइकिल बनेगा एक डिब्बा। अगर ये साइकिल मेरे को मिलेगी तब इसकी एफिशिएंसी आएगी, सॉरी, सीओपी आएगा T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। क्लियर? चलिए, अगर ये यूज हो रहा है एज अ रेफ्रिज हीट पंप तो इसका सीओपी क्या होगा? नहीं भैया, सीओपी वो तब होगा जब रिवर्स, क्या बोले तुम? क्यू, हाँ ठीक है, Q1/W। ये हमेशा रहेगा चाहे ये रिवर्सिबल हो या ना रिवर्सिबल हो। लेकिन अगर ये रिवर्सिबल बन जाता है तो दैट विल बिकम T1 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। ठीक है। चलिए,
COP ऑफ हीट पंप Q1/W होता है, करेक्ट है। इसको मैं लिख सकता हूं Q2 प्लस W/Q1, बिकॉज Q1 is what? W plus Q2. So that is Q2/W plus 1, and Q2/W is defined as COP of refrigerator. तो COP of heat pump is always COP of refrigerator plus 1 मिलेगा। किसके लिए? रिवर्सिबल के लिए कि इरिवर्सिबल के लिए? कोई भी, हाँ, कोई भी रेफ्रिजरेटर होगा, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, तो हीट पंप का COP हमेशा रेफ्रिजरेटर से एक ज्यादा मेरे को मिलेगा। 1 TR, इसको हम बोलते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। जब आप दुकान में जाते हो तो आप बोलते हो मेरे को 1.5 टन का एसी चाहिए, 2 टन का एसी चाहिए, तो टन किसका यूनिट होता है? हाँ, टन किसका यूनिट होता है? क्या? अरे बोल, जोर से बोल यार। हाँ, टन जो होता है वेट का यूनिट होता है। तो आप जाके मार्केट में बोलते हो 2 टन का एसी चाहिए, तो उसका वेट 2 टन का होता है क्या? हम गलत शब्द यूज करते हैं। एक्चुअल है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। एक्चुअली जो एसी है वो 1 TR का होता है, या 1.5 TR का होता है, या 2 TR का होता है। हम लोग टन ऐसी सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि 1 टन का एसी वो होता है 1 TR का। तो यहाँ पे टन का क्या मतलब है? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन? टन यानी कि ऑब्वियसली ये मास का यूनिट है। तो रेफ्रिजरेशन में मास का यूनिट कैसे आ गया? हाँ, उतना क्वांटिटी एयर को क्या कर सकता है? ठंडा कर सकता है। कितना ठंडा कर सकता है? हाँ, तो टेम्परेचर कितना डाउन होगा वो करेगा ना। चलो गेस मत करो, याद करो। 1 TR ऑफ रेफ्रिजरेशन is equal to refrigeration effect produced by 1 ton of ice, 1 ton of ice at 0 degree centigrade while converting water at 0 degree centigrade in 24 hours. 1 टन का रेफ्रिजरेशन का डेफिनेशन दिया जाता है कि मान लो कि मैं इस कमरे में 1 टन आइस लाके रख देता हूं, करेक्ट है, और वो आइस 24 घंटे में मेल्ट होता है। जब आइस मेल्ट होगा तो रूम में क्या असर होगा? रूम ठंडा होगा, क्योंकि आइस मेल्ट होगा तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो किताब में जो डेफिनेशन लिखा था वो ये था कि 1 टन आइस अगर 24 घंटे में 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट होता है, तो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे 1 TR। इसको समझाने का मैं एक आसान तरीका आपको देता हूं। किताब का डेफिनेशन यही है, अब इसको एक आसान तरीके से आप समझते हैं।
हाँ, TONN, हाँ, TONN लिखा, हाँ 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 हाँ। चलिए, 1 TR, मान लो मेरे पास एक 1 TR का रेफ्रिजरेटर है। यहां से समझोगे तो आसानी से समझ में आएगा। मेरे पास एक 1 TR का रेफ्रिजरेटर है, तो वो 1 टन के बराबर क्या काम कर सकता है? बेटा, आइस को वाटर में कन्वर्ट करेगा तो वो हीट दे रहा है, हीट निकाल नहीं रहा है। हीट निकलेगा तो क्या होगा? हाँ, वाटर को आइस में कन्वर्ट कर देगा। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका के पास एक 1 टन का रेफ्रिजरेटर है, उसमें आप 1 टन वाटर को एंटर कर दो, किस टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या करेगा वो? आइस तो 0.5 टन का भी बना देगा। आइस तो 0.5 टन का भी बना देगा। 1 टन का क्या करेगा? क्या क्या? 1 टन पानी होगा तो 1 टन ही आइस बनेगा। वो चाहे तुम 2 टन का रेफ्रिजरेटर यूज करो या हाफ टन का रेफ्रिजरेटर यूज करो, 1 टन का रेफ्रिजरेटर क्या करेगा? 1 टन का रेफ्रिजरेटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी 1 टन के बराबर जो है, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में कन्वर्ट करेगा। वो 2 टन का भी कर सकता है, लेकिन 1 टन का करने वाला, उसके लिए समय लेगा 24 घंटे। अगर 2 टन का होगा तो वो 12 घंटे में ही कर देगा, और 0.5 टन का होगा तो 2 दिन लगेगा उसको करने में। करेक्ट है? तो 1 TR को समझना है तो इसको समझ लो कि 1 टन, 1 TR रेफ्रिजरेटर, 1 TR रेफ्रिजरेटर can convert 1 ton of water in 1 ton of ice at 1 ton of water at 0 degree centigrade, at 0 degree centigrade, in 1 ton of ice at 0 degree centigrade in 24 hours, in 24 hours। तो ऐसा यूनिट 1 TR की क्या होगी? हाँ, kg/आवर। बेटा मेरे, आप क्या कर रहे हो? वाटर को आइस में कन्वर्ट कर रहे हो या आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो? 1 TR का रेफ्रिजरेटर है तो वो वाटर को आइस में कन्वर्ट कर देगा। वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा वो? हीट रिमूव किया, तो यूनिट क्या आ गई? किलो जूल। और कितने देर में किया? 24 घंटे में। तो नीचे क्या आ गया? टाइम का यूनिट। तो ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा इसका? किलो, हाँ, किलो जूल पर आवर, या किलो, इसका ऐसा यूनिट होगा किलो वॉट। इट्स ऐसा यूनिट इज किलो वॉट। ठीक है, चलिए, डिटरमाइन किलोवाट इक्विवेलेंट ऑफ, equivalent of 1 TR latent heat of fusion, heat of fusion of water is 333 kilojoule per kg, 333 kilojoule per kg।
बाकी ये दो रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है, ये दो रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है, इनका आपको सीओपी निकालना है एज अ हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। मैक्सिमम टेम्परेचर 300, सॉरी, हाँ ठीक है, एंड 200। यहाँ पे भी मैक्सिमम टेम्परेचर है 300 और मिनिमम टेम्परेचर है 200 केल्विन। ये दोनों साइकिल का आपको सीओपी निकालना है एज अ रेफ्रिजरेटर और एज अ हीट पंप, और आपको 1 TR को कन्वर्ट करना है 1 किलो वाट में। बना बच्चों, इनोवेशन हो गया, वेरी गुड। हाँ, तो ट्राई किए हो तो सही गलत खुद से डिसाइड कर सकते हो बच्चे। डरना छोड़ दो। मेरे को निकालना है यहाँ पे सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर और सीओपी ऑफ हीट पंप। तो रेफ्रिजरेटर का सीओपी क्या होगा, Q2 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू नेट। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सर्कल हो जाएगा, करेक्ट है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हुआ, π/4 इंटू 300 माइनस 200 मल्टीप्लाइड बाय S1 माइनस S2, राइट। तो ये हो गया, कितना हो गया, 25 पाई इंटू S1 माइनस S2। इज दैट क्लियर। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ मिल रहा है मेरे को, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू Q21, राइट। Q21 कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, राइट। तो Q2 मेरे को मिल गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 250, S2 माइनस S1, राइट, प्लस, सॉरी, माइनस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, π/8 इंटू 300 माइनस 200, π/8 इंटू डायमीटर मल्टीप्लाइड बाय S2 माइनस S1, राइट। तो ये कितना आ गया, 250 माइनस 12.5 S1 माइनस S2, पाई S1 माइनस S2, क्लियर। तो Q2 कितना आ गया, 250 माइनस 12.5 पाई,
तो अराउंड 200 के आसपास कुछ आएगा। ये 250 कैसे आया? यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा? ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहा हूँ ना, तो ये टेम्परेचर कितना हुआ? हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक का रेक्टेंगल का एरिया हुआ, तो ये लेंथ आई 250 और ये लेंथ आई S1 माइनस S2, राइट। 210.7 S73 S1 माइनस S2, करेक्ट है, दैट इज Q2। सो व्हाट इज COP of refrigerator? COP of refrigerator will become 210.73 divided by network, that is 25 pi, कितना आया? 2.68। अभी इसमें COP ऑफ रेफ्रिजरेटर भी निकालना है मेरे को, कैसे निकालूंगा? हाँ, COP ऑफ हीट पंप निकालना है, कैसे निकाल? एक बार रेफ्रिजरेटर का निकाल चुके हो तो या तो आप यहाँ पे Q2 की जगह Q1 कर दो, करने का जरूरत नहीं है। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर निकल गया है तो डायरेक्टली आप लिख दो COP ऑफ हीट पंप इक्वल्स टू 3.68। क्लियर है बच्चों? देखो यहां पे बहुत जल्दी इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो मेरे को COP निकालना है तो W नेट निकालना पड़ेगा। तो W नेट कितना हो गया? 1/2 इंटू 300 माइनस 200 इंटू S1 माइनस S2। इज दैट क्लियर? तो ये आ गया 50 S1 माइनस S2, राइट बच्चों। अब आपको निकालना है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर और COP ऑफ हीट पंप का। क्या निकालना आसान रहेगा मेरे लिए? COP ऑफ, देखो रेफ्रिजरेटर निकालना है तो मेरे को Q23 और 31 कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो प्रोसेस पे एंट्रोपी बढ़ रही है ना। और हीट पंप का निकालना है तो सिर्फ 1 2 का मैं निकाल लूंगा, तो मैं Q1 निकाल लेता हूं। Q1 मेरे को क्या मिल गया? 300 इंटू S1 माइनस S2। इज दैट क्लियर? Q1 बाई W क्या मिलेगा मेरे को? COP ऑफ, तो COP ऑफ हीट पंप आपको मिल गया 6। आ रही है बात समझ में? तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालने की जरूरत ही नहीं है। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, वन टीआर को मेरे को कन्वर्ट करना था किलोवाट में। क्या आंसर आया? 3.85 करेक्ट है, लेकिन करेक्ट नहीं भी है, बता रहा हूं। आपने जो कैलकुलेशन किया होगा मैं बता देता हूं। आपने किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या किया? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम, यही फॉर्मूला लगाया। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपने कितना मिला? आपने M इंटू एल के बराबर मिला ना, M इंटू एल के बराबर मिला ना। तो M आपने लिया 1000 और L आपने लिया 333.3 है ना, 3। अब किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए आपने लिख लिया यहाँ पे 1000 इंटू
330 3.3 डिवाइडेड बाय, इसको पहले 24 करो, कितना आंसर आ रहा है? 24 करो पहले, एक बार बता रहा हूँ फिर मैं, जो किलोवाट में नहीं आएगा ये। 24 किया तो क्या मिलेगा मेरे को? 13,887। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो कंफ्यूजन रहता है। अब इसको ये पी के नाग में इक्वल ले लिया है 14,000 किलो जूल पर आवर के बराबर। पी के नाग में अगर आप देखोगे तो 1 TR जो आपको मिलेगा वो 14,000 किलो जूल पर आवर मिलेगा। दूसरा, अब मैं इसको अगर किलोवाट में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको 14,000 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? 3600, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो आपका आंसर कितना आया? 3.8886 आता है वैसे, चलो 886 आता है किलो वॉट। लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। आपने जब 1 TR निकाला तो एम को आपने लिया 1000, बट यूएस यूनिट में जो टी होता है 10 होता है, उसकी वैल्यू 900 समथिंग कुछ आती है। तो मोटा मोटी मैक्सिमम बुक में 1 TR को लेता है इक्विवेलेंट टू 3.5 किलो वॉट। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। एक्चुअल वैल्यू आप निकालोगे तो 3.86 आ रहा है जब आप एम को 1000 रख रहे हो, लेकिन यूएस यूनिट में एम जो है वो 900 समथिंग कुछ होता है, वही 907 के अराउंड कुछ आता है। तो एवरेज जो है मोटा मोटी अपने को मिलता है वो 3.5 किलो वॉट। तो मैक्सिमम बुक्स में यही वैल्यू यूज की आती है। लेकिन गेट के टर्म में आप चिंता मत करिएगा, आपको बस डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, वैल्यू आपको वहां पे बुक में क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना, अलग अलग किताब में आपको 1 TR की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, एयर रेफ्रिजरेशन बेसिकली देखो, अब एक्चुअल जो प्रैक्टिकली ये तो हमने जो किया वो सिर्फ हमने रिवीजन किया, राइट। प्रैक्टिकली रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होती है, जो प्लांट में हम या प्रैक्टिकल यूज करते हैं, वो 3 टाइप की साइकिल होती है। पहला होता है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, दूसरा होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसको हम कहते हैं वीसीआर, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो नॉर्मली इसको हम वीसीआर से रिफर करते हैं। और थर्ड होता है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, इसको हम कहते हैं VAR। तो कोई भी रेफ्रिजरेशन साइकिल जो होगी वो इन्हीं 3 रेफ्रिजरेशन साइकिल पे काम करेगी। या तो एयर रेफ्रिजरेशन होगा, या VCR होगा, या VAR होगा। यहां पे जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा है, आप गेस कर सकते हो क्या है ये? एसी में आपके घर पे जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा हुआ है, 3 में से कोई एक है? क्यों VCR? एयर रेफ्रिजरेशन क्यों नहीं? एयर रेफ्रिजरेशन है ये? नहीं। एयर रेफ्रिजरेशन होता तो वर्किंग सब्सटेंस जो होता वो एयर होता। तो यहां पे हम जो हम वर्किंग सब्सटेंस यूज कर रहे हैं वो रेफ्रिजरेंट है, करेक्ट है। तो प्रैक्टिकली मैक्सिमम जगह, या मैं कहूं कि हर जगह, जो कंप्रेशन सिस्टम जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम यूज करते हैं वो होता है VCR। प्रैक्टिकली ऑल केसेस वी यूज द VCR रेफ्रिजरेशन सिस्टम, राइट। अब आता है VAR। तो VAR एक पुराना रेफ्रिजरेशन सिस्टम था,
VAR जो था वो एक पुराना रेफ्रिजरेशन सिस्टम था। इसको यूज करने के लिए हमें पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती थी, बहुत कम वर्क इसमें लगता था। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रैक्टिकली नॉट नीडेड। VAR अब हम इस्तेमाल में नहीं लाते। इसको इस्तेमाल में हम क्यों नहीं लाते? क्योंकि VAR वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है वो होता है अमोनिया। डू यू नो अबाउट अमोनिया? हाँ, NH3 फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं, और क्या जानते हो उसके बारे में? एमोनिया जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल गैस होती है, तो इन्वायरमेंटल हैजर्ड की वजह से अब अमोनिया को एज ए रेफ्रिजरेंट हम यूज में नहीं लाते, और इसी कारण वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी अब प्रैक्टिकली यूज में नहीं आता, लेकिन अपने सिलेबस में दिया हुआ है तो अपन डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकली VAR का भी इस्तेमाल नहीं होता। अब बच गया आखिरी सिस्टम, दैट इज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये सबसे लेस पॉल्यूटेंट सिस्टम है, क्योंकि इसमें रेफ्रिजरेंट आप क्या यूज कर रहे हो? एयर, तो वो तो कोई पॉल्यूशन करेगा नहीं, करेक्ट है? तो मैक्सिमम यूज तो फिर एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रेफ्रिजरेंट आप यूज करते हो वो एनवायरनमेंट में नुकसान करता है। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो हमको एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का करना चाहिए था, क्योंकि इसमें कोई भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं हो रहा। कारण है वेरी लो सीओपी, वेरी लो सीओपी। तो इसका सीओपी इतना कम होने के कारण इसको हम प्रैक्टिकली हर जगह पे इस्तेमाल में नहीं ला सकते। लेकिन पता है, इतना लो सीओपी होने के बाद भी एरोप्लेन में, एयरक्राफ्ट में रेफ्रिजरेशन के लिए, एयरक्राफ्ट में रेफ्रिजरेशन के लिए हम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों भाई? क्यों? हाँ, नहीं, इसलिए करते हैं कि इसका वेट टू रेफ्रिजरेशन रेशियो जो है, वेट टू रेफ्रिजरेशन रेशियो ये कम है। तो एयरक्राफ्ट के केस में अगर मैं VCR लगाता हूं तो बहुत सारे कंपोनेंट मेरे को लगाने पड़ जाते हैं, राइट? और VAR का अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो मेरा फ्यूल कंजम्पशन तो बढ़ता है नेसेसरली, लेकिन मेरे को ज्यादा कंपोनेंट लगाने की जरूरत, एडिशनल कंपोनेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो इंजन में, जो प्लेन में जो इंजन लगा हुआ है, उसी इंजन के वर्क को यूज करके अपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो वेट कम होने के कारण एयरक्राफ्ट में जो है वो हम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी हर जगह क्या करते हैं? VCR का इस्तेमाल करते हैं। VAR जो है वो ऑलमोस्ट अब निग्लेक्ट हो चुका है, राइट? चलिए, अब एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है क्या? बड़ी सिंपल है, या आप लोग खुद से सॉल्व करके लाएंगे। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल known as Bell Coleman cycle is nothing but reversed Brayton cycle. So can you draw the Bell Coleman cycle? बताओ इसका पीवी डायग्राम। रिवर्स ब्रेटन साइकिल है, बताओ पीवी डायग्राम इसका। चलो मैं कर देता हूं पहले। ब्रेटन साइकिल में क्या होता है? कौन कौन सी प्रोसेस होती है? आइसोबारिक और आइसेंट्रोपिक। तो मैंने पहले कर दिया एक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, करेक्ट है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन किया, इसके बाद अब क्या करूंगा? आइसोबारिक क्या? हीट एडिशन और रिजेक्शन। हाँ, डर के मत बुलाकर, थोड़ा खाया पिया नहीं है क्या? इतना डरता क्यों है? हीट एडिशन करेगा, चल कर ले हीट एडिशन। तो इधर चला गया,
हीट एडिशन किया तो इधर चला जाएगा ना, तो इधर चला जाएगा, फिर क्या होगा, फिर इधर जाएगा और फिर इधर जाएगा, तो ये साइकिल कौन सी बन गई, ये साइकिल कौन सी बन गई, ये ब्रिटन साइकिल बन गई। मेरे को तो ये साइकिल नहीं चाहिए थी, मेरे को तो क्या करना था, ब्रिटन को रिवर्स करना था। तो कर लेते हैं रिवर्स। मान लो पहले मैंने किया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फिर अभी क्या करूंगा, अब मैं रिजेक्शन करूंगा। रिजेक्शन के बाद क्या होगा, फिर होगा एक्सपांशन। एक्सपांशन के बाद क्या होगा, आइसोबारिक हीट एडिशन। तो चलो इसको टीएच डायग्राम भी प्लॉट कर लेते हैं, टीएच डायग्राम भी प्लॉट कर लेते हैं। दो प्रेशर लाइन है, P1 और P2, करेक्ट है। टरबाइन वर्क ज्यादा होगा, टरबाइन वर्क कहां मिल रहा है और कंप्रेशन वर्क कहां पे हो रहा है, वेरी गुड। 3 से 4 में टरबाइन वर्क हो रहा है और कंप्रेशन वर्क कहां पे हो रहा है, 1 से 2 में कंप्रेशन वर्क हो रहा है। दोनों बराबर होगा, कौन ज्यादा होगा, टरबाइन वर्क ज्यादा होगा। बेटा टरबाइन वर्क ज्यादा होता तो फिर ये तो वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल बन जाता ना। क्या ज्यादा होगा, कंप्रेसर वर्क ज्यादा होगा। कैसे मालूम कंप्रेसर वर्क ज्यादा होगा, बता चुका हूं कई बार। हाँ, ये कंप्रेशन जो हो रहा है वो राइट साइड में हो रहा है और राइट साइड में आइसोबारिक लाइन के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, यानी कि ये वाली लाइन जो 1 2 है इसकी लेंथ ज्यादा मेरे को मिलेगी एज कंपेयर टू 3 4 के। तो ऑब्वियसली कंप्रेसर वर्क जो है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर, मिलेगा नहीं, करना पड़ेगा, मिलेगा तो टरबाइन वर्क। तो नेट वर्क कितना हो गया, नेट वर्क क्या हो गया, कंप्रेसर वर्क माइनस द टरबाइन वर्क। बोलो। नहीं रे भाई, कैसे टरबाइन वर्क के बराबर रहेगा, हाँ, नहीं तो ये तो बेसिक डाउट है ना। वर्क आउटपुट कैसे हुआ वो, जैसे मान ले टरबाइन ने 1000 किलो जूल का 1000 किलोवाट का वर्क किया, ठीक है, वो पूरा 1000 किलोवाट तो अपने काम पे ले आएगा क्या, उस 1000 में से क्या करेगा, 300 400 तेरे को कंप्रेसर को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं, कंप्रेसर वर्क भी तो करना पड़ता है ना, खाली टरबाइन वर्क तो नहीं होता। बात समझ में आ रही है। तो 1000 उसने किया और 400 उसको कंप्रेसर को दे दिया, तब उसके पास कितना बच गया, प्लांट के पास 600, वही तो अपने काम में आएगा ना। तो वर्क आउटपुट क्या हुआ, टरबाइन माइनस कंप्रेसर। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे नेटवर्क क्या हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर वर्क ज्यादा है तो वर्क इनपुट करना पड़ेगा, कितना इनपुट करना पड़ेगा, कंप्रेसर माइनस टरबाइन। एम आई क्लियर। यहां पे आपको सीओपी निकालना चाहिए, इसमें मेरे को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कौन से प्रोसेस में मिलेगा, 4 से 1। तो आपको यहां पे फाइंड आउट करना है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर एज द फंक्शन ऑफ आरपी। एंड व्हाट इज आरपी एंड व्हाट इज प्रेशर रेशियो, P2 बाई P1। तो आपने ब्रेटन साइकिल में निकाला था एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ आरपी, यहां पे आप क्या निकालोगे, सीओपी निकालोगे इन टर्म्स ऑफ सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इन टर्म्स ऑफ आरपी। इज दैट क्लियर। सिंपल था, कुछ मुश्किल है, आई बात समझ में। 2 मिनट का काम था ना, 2 मिनट का काम था ना, और लोग ऐसा माहौल में आते ये रेफ्रिजरेटर साइकिल बोलते बहुत बड़ा कोई 30 मार खान चीज है। समझ में आई बात, हाँ बेटा योगेश्वर क्लियर हुआ। क्या करना है, ब्रिटन साइकिल समझ में आ गया था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या करो उसको उल्टा कर दो, बेल कोलमैन साइकिल बन जाएगी। इज दैट क्लियर। तो इसका आप सीओपी निकाल के लाएंगे एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर रेशियो, राइट। चलो ठीक है, फिर कल करते हैं डिस्कस।